नमस्ते। आज हम 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य और समाज की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। ये एक ऐसी सदी थी जिसमें एक तरफ तो इंसान चांद पर पहुंच रहा था, एटम को तोड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी इंसान ने इतिहास के सबसे भयानक युद्ध देखे। मतलब विज्ञान तो आसमान छू रहा था, पर इंसानियत जैसे जमीन में धंस रही थी। बिल्कुल। और इस पूरे उतार चढ़ाव को समझने के लिए हमारे पास एसी वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के कुछ बहुत अहम हिस्से हैं। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि जब समाज की वो पुरानी नींव हिल रही थी, हम्म। तो साहित्य ने क्या भूमिका निभाई। क्या वो समाज को रास्ता दिखाने वाली कोई मशाल बना या फिर खुद ही उस अंधेरे में कहीं खो गया। ये कहानी एक तरह से एक पुराने मजबूत घर को गिराने और उसकी जगह कुछ नया बनाने की कोशिश की है। तो चलिए उस घर को गिराने से ही शुरू करते हैं। विक्टोरियन युग। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो एक बहुत ही स्थिर, नियम कायदों में बंधे समाज की तस्वीर दिमाग में आती है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पत्थर की तरह मजबूत था। हम्म। धर्म, परिवार, साम्राज्य। हाँ, और इसी पत्थर की मजबूती पर 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे पहले हथौड़े चले। आलोचकों को लगने लगा था कि ये मजबूती असल में एक तरह का खोखलापन है। यहाँ। ये मान्यताएं ऐसी थी जिन्हें लोगों ने बिना सोचे समझे बस परंपरा के नाम पर अपना लिया था। अच्छा। जॉर्ज मेरेडिथ जैसे लेखकों को तो उस दौर की कविताओं से पाखंड की गंध आने लगी थी। और फिर आए सैमुअल बटलर। उन्होंने अपनी किताब इरेवॉन से तो विक्टोरियन मूल्यों पर सीधा हमला ही बोल दिया। और इस हमले को एक आंदोलन में बदल दिया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। हाँ। उनका तो एक ही नारा था ना, सवाल करो, जांचो, परखो। बिल्कुल। उनकी एक रचना है मेजर बाबरा। हम्म। उसमें एक किरदार कहता है कि दुनिया अपनी पुरानी मशीनें, अपने पुराने इंजन तो कबाड़ में फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों से, अपनी पुरानी नैतिकता और धर्मों से चिपकी रहती है। कितना सटीक कटाक्ष है। और इस कटाक्ष का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। आप सोचिए, जब आप किसी ऐसी चट्टान पर खड़े हों जिसे आप हमेशा से मजबूत मानते आए हों और अचानक वो आपके पैरों के नीचे से खिसक जाए। शौक ही एक पात्र बारबरा के साथ ऐसा ही होता है। वो कहती है, मैं उस चट्टान पर खड़ी थी जिसे मैं शाश्वत समझती थी, और बिना एक शब्द के वो मेरे नीचे से हिल गई और बिखर गई। तो कुछ लोगों के लिए ये आजादी होगी। हाँ बिल्कुल, ताजी हवा का झोंका। लेकिन बहुतों के लिए यह एक भयानक आध्यात्मिक खालीपन लेकर आया। जब सारे पुराने जवाब गलत साबित हो गए, तो अब किस चीज पर यकीन किया जाए। यानी आजादी की कीमत चुकानी पड़ी। एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो इस नए अनिश्चित माहौल में लेखकों ने क्या रास्ता अपनाया? लगता है यहाँ से दो अलग अलग रास्ते बन गए। बिल्कुल सही। लेखकों के दो बड़े खेमे बन गए। एक तरफ थे फेबियन सोसाइटी से जुड़े लोग जैसे खुद बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स। इनका मानना था कला जीवन के लिए है, साहित्य का मकसद समाज को सुधारना है। फेबियन सोसाइटी, ये एक तरह से धीमे और स्थिर समाजवादी थे, है ना? इनका मानना था कि समाज को भाषणों, किताबों और विचारों से धीरे धीरे बदला जा सकता है, किसी खूनी क्रांति से नहीं। एकदम सही। सिडनी और बीट्रिस वेब जैसे विचारक इसके पीछे की बड़ी ताकत थे। उन्हें बाद में ब्रिटेन के वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का वास्तुकार भी माना गया। अच्छा। लेकिन इस सोच का एक स्याह पहलू भी था जिस पर स्रोत इशारा करता है। जब हर चीज सरकार या सिस्टम तय करने लगे, तो व्यक्ति की अपनी पहचान खो जाती है। वो कॉमन मैन नहीं रहता। हाँ, वो कॉमन मैन यानी अपनी पहचान वाला आम आदमी नहीं रहता, बल्कि मास मैन यानी भीड़ का एक गुमनाम चेहरा बन जाता है। उसकी जिंदगी एक पंच किए हुए कार्ड की तरह हो जाती है, सिस्टम में बस एक नंबर। तो एक तरफ तो ये लेखक थे जो कला को समाज सुधार का एक औजार मानते थे, लेकिन क्या हर कोई इससे सहमत था? कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि कला को इन सब झंझटों से दूर रहना चाहिए। हाँ, और वो था दूसरा खेमा, ब्लूम्सबरी ग्रुप। इसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर जैसे बड़े नाम शामिल थे। ये लेखकों और कलाकारों का एक ऐसा करीबी गुट था जो विक्टोरियन समाज के हर नियम को तोड़ना चाहता था, चाहे वो कला में हो या निजी जीवन में। बिल्कुल। उन्होंने कला के लिए कला के सिद्धांत को फिर से जिंदा किया। उनका मानना था कि कला का मकसद सिर्फ सुंदर होना है, उसका कोई सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता। और सच कहें तो वे खुद को बौद्धिक रूप से बाकी सबसे बेहतर समझते थे। इसी ग्रुप में एक नाम अर्थशास्त्री J.M. कीन्स का भी है। ये थोड़ा अजीब लगता है। एक अर्थशास्त्री का लेखकों के ग्रुप में क्या काम? ये एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। कीन्स ने 1919 में एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। इस किताब ने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साई संधि की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा।
कीन्स ने तर्क दिया कि ये शर्तें जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा कठोर हैं, अपमानजनक हैं। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी एक अर्थशास्त्री की किताब ने अनजाने में अगले विश्व युद्ध के लिए मनोवैज्ञानिक जमीन तैयार करने में मदद की। क्या विचारों का असर इतना गहरा हो सकता है? स्रोत तो इसी तरफ इशारा करता है। कीन्स की किताब ने जर्मनी में इस भावना को हवा दी कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसने एक तरह से बदले की भावना के लिए माहौल तैयार किया, जिसका फायदा बाद में हिटलर जैसे नेताओं ने उठाया। ये दिखाता है कि एक विचार, चाहे वो कितनी भी अच्छी नीयत से लिखा गया हो, उसके अनप्रेडिक्टेड और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। वाकई, विचारों की दुनिया भी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। और असली युद्ध की बात करें तो पहले विश्व युद्ध ने तो समाज को जड़ से हिलाकर रख दिया होगा। इसका साहित्य पर क्या असर हुआ? इसका असर बहुत भयानक था। युद्ध से लौटे सैनिक, वो शारीरिक रूप से भले ही जिंदा थे, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। एक मोहभंग का दौर आया। एरिच मारिया रिमार्क की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जैसी किताबों ने तो पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इन किताबों ने बताया कि युद्ध की असलियत वीरता नहीं, बल्कि कीचड़, मौत और निरर्थकता है। इसने एक पूरी पीढ़ी को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मार डाला था। तो जब एक युद्ध की भयावहता देख ली, तो लेखकों ने सोचा होगा कि दूसरा युद्ध रोका जाए। शायद इसीलिए 1930s के दशक में साहित्य और ज्यादा राजनीतिक हो गया। हाँ, 1930s के दशक में जब यूरोप में फांसीवाद और नाजीवाद सिर उठा रहे थे, तो युवा लेखकों की एक पूरी पीढ़ी को लगा कि अब चुप बैठना गुनाह है, कला को राजनीति की सेवा करनी ही होगी। स्रोत इसकी तुलना एक तरह के धार्मिक जुनून से करता है। जैसे पुरानी पीढ़ी के लोग धर्म में सुकून ढूंढते थे, वैसे ही युवा लेखक कम्युनिज्म और समाजवाद में दुनिया की सभी समस्याओं का हल देख रहे थे। लेकिन क्या उस दौर में ये जरूरी नहीं था? मतलब जब दुनिया एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, तो क्या लेखकों की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वे अपनी कला का इस्तेमाल करें, भले ही वो प्रचार जैसा लगे? ये एक बहुत मजबूत तर्क है और यकीनन उन लेखकों का इरादा नेक था। लेकिन स्रोत यहाँ साहित्यिक नजरिए से बात कर रहा है। उसका कहना है कि इस जुनून का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा साहित्य कला ना रहकर उबाऊ प्रचार बनकर रह गया। अच्छा। ये ऐसी किताबें थीं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को अच्छी लगती थी जो पहले से ही उस विचारधारा को मानते थे। यह साहित्य किसी का मन नहीं बदल रहा था, बस अपने ही लोगों के लिए लिखा जा रहा था। इसी बात पर लेखक E.M. फॉस्टर की एक टिप्पणी याद आती है। उन्होंने सवाल उठाया था कि कोई कलाकार अपनी हाथी दांत की मीनार में क्यों जाता है। उन्होंने कहा, एक कारण डर हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण भीड़, समुदाय और दुनिया के प्रति बोरियत, घृणा और आक्रोश भी है। शायद कुछ लेखक इसी राजनीतिक शोर शराबे से तंग आ गए थे। बिल्कुल। और इसी राजनीतिकरण और मोहभंग के बीच साहित्य ने एक और रास्ता पकड़ा, जो उसे आम इंसान से बहुत दूर ले गया। और इसका सबसे बड़ा मोड़ आया 1922 में। 1922? जेम्स जॉयस की यूलिसिस और T.S. एलियट की द वेस्टलैंड। ये नाम सुनते ही लगता है कि हम किसी बहुत मुश्किल चीज की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि इन रचनाओं के साथ साहित्य आम रास्ते को छोड़कर मानो किसी ऊंची मीनार पर बैठ गया, जहां कुछ खास लोग ही पहुंच सकते थे। हाँ, ये आधुनिकतावाद यानी मॉडर्निज्म का शिखर था। इन लेखकों ने कहानी कहने के सारे पुराने तरीके तोड़ दिए। उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी तकनीकें अपनाई, जिसमें किरदार के दिमाग में चल रहे उलझे हुए विचारों को हूबहू पन्ने पर उतार दिया जाता है। तो वो पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। उनकी रचनाएं गहरे प्रतीकों, ऐतिहासिक संदर्भों और कई भाषाओं के ज्ञान की मांग करती थीं, जो एक आम पाठक के बस की बात नहीं थी। अहंकार था। स्रोत में स्टुअर्ट गिलबर्ट का एक कोट है जॉयस के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि जॉयस ने अपनी बुद्धि के अधिकार को मानसिक अधोलोक की अनियंत्रित भीड़ के सामने कभी धोखा नहीं दिया। मानसिक अधोलोक की भीड़? इसका क्या मतलब है? क्या वो कहना चाह रहे हैं कि आम लोगों की सोच निचले दर्जे की होती है? सीधे शब्दों में कहें तो हाँ। उस रवैये में एक तरह का अभिजात्यवाद था, एलिटिज्म था। ये मानना कि सच्ची कला और बौद्धिकता कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है और आम जनता की समझ उस स्तर की नहीं है। साहित्य अब सबके लिए नहीं, बल्कि एक छोटे खास वर्ग के लिए लिखा जाने लगा था। इस बौद्धिक अभिजात्यवाद का एक मजेदार किस्सा भी है अकादमिक दुनिया से जुड़ा हुआ। प्रोफेसर विलियम एम्सन और T.S. एलियट की कविता वाला। एम्सन ने उस कॉमा के आधार पर एक बहुत ही गहरी और जटिल थ्योरी बना दी कि कैसे एलियट ने उस कॉमा का इस्तेमाल एक खास साहित्यिक प्रभाव पैदा करने के लिए किया है। एक मिनट, मतलब एक प्रोफेसर ने एक कॉमा पर पूरी थ्योरी लिख दी? ये तो कमाल है। फिर क्या हुआ?
मजेदार बात यह है कि बाद में पता चला कि वो कॉमा एलियट ने लगाया ही नहीं था, वो प्रिंटर की गलती थी। क्या? हाँ, एलियट ने खुद इस बात को साफ किया। ये घटना दिखाती है कि कैसे अकादमिक आलोचना कभी-कभी कला और असलियत से इतनी दूर चली जाती है कि वो हवा में ही महल बनाने लगती है। स्रोत ने इसके लिए एक बहुत तीखा शब्द इस्तेमाल किया है, सेरेब्रल इंसेस्ट। सेरेब्रल इंसेस्ट, यानी बुद्धिजीवी लोग बस आपस में ही एक दूसरे की बातों को तवज्जो दे रहे थे, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। बिल्कुल, एक बंद कमरा जिसमें विचारों का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं रह गया था। चलिए अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में आते हैं। ब्रिटेन में आखिरकार वो वेलफेयर स्टेट बन गया जिसका सपना फेबियन समाजवादियों ने देखा था। सबको आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, यानी अब तो समाज में संतोष और खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ कुछ और ही। हाँ, नतीजा बड़ा विरोधाभासी निकला। भौतिक सुरक्षा तो मिली, लेकिन लोगों में संतोष की जगह एक उदास असंतोष फैल गया। और हैरानी की बात यह है कि अपराध भी बढ़ गए। ये वो पहेली थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। इसकी क्या वजह हो सकती है? स्रोत इसे उपभोक्तावाद के उदय से जोड़ता है। अब विज्ञापनों का दौर आ गया था, और ये विज्ञापन अब सिर्फ उत्पाद की क्वालिटी के बारे में नहीं थे। विज्ञापन बनाने वाले डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी वो आपके चेतन मन से नहीं बल्कि आपके अचेतन मन की इच्छाओं और डरों से बात कर रहे थे। जैसे कि कोई उदाहरण है? जैसे बियर के विज्ञापन में ये नहीं बताया जाता था कि बियर का स्वाद कैसा है, बल्कि ये दिखाया जाता था कि कैसे बियर पीना आपको दोस्तों के करीब लाता है। वो बियर नहीं बेच रहे थे, वो इंसानी प्यार और अपनेपन की भावना बेच रहे थे। उस दौर के शिक्षकों ने चिंता भी जताई कि विज्ञापन सिगरेट और शराब पीने को मर्दाना और आधुनिक होने की निशानी बताकर युवाओं को गुमराह कर रहे थे। तो एक तरफ ये उपभोक्तावादी समाज था और दूसरी तरफ इसका विरोध भी तो हुआ होगा। बीटनिक पीढ़ी का जिक्र भी है। हाँ, ये एक और तरह का विद्रोह था। जैक केराउक जैसे अमेरिकी लेखकों से प्रभावित ये युवा हर चीज से ऊब चुके थे। वे इस आरामदायक, सुरक्षित लेकिन बोरिंग जिंदगी को नकारना चाहते थे। स्रोत उनके फटे पुराने कपड़ों, उनकी अस्त-व्यस्त जीवन शैली का जिक्र करता है। वे समाज से पूरी तरह कट जाना चाहते थे, हर नियम को तोड़ देना चाहते थे। तो समाज में इतना कुछ चल रहा था, असंतोष, विद्रोह, उपभोक्तावाद। ये तो व्यंग्य, मतलब साटायर के लिए एक बेहतरीन माहौल होना चाहिए था। लेकिन स्रोत कहता है कि व्यंग्य का स्तर भी गिर गया। हाँ, और ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। व्यंग समाज को आईना दिखाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकता था, लेकिन उस दौर में ये बस बुद्धिहीन मजाक बनकर रह गया। इसका मकसद समाज सुधार नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाना, उन्हें नीचा दिखाना रह गया था। गहराई खत्म हो गई थी, सिर्फ छिछलापन बचा था। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो 20वीं सदी की कहानी क्या बनती है? ये एक बड़े विरोधाभास की कहानी है। एक तरफ हम तरक्की कर रहे थे और दूसरी तरफ नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर बिखर रहे थे। और साहित्य इस सफर में कभी समाज का आईना बना, कभी मशाल लेकर आगे चला और कभी-कभी आम इंसान से इतना दूर चला गया कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। बिल्कुल। और आखिर में स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और प्रोवोकेटिव बात कहता है। वो कहता है कि आज जब हम पीछे मुड़कर विक्टोरियन युग को देखते हैं, तो जिसे उस समय के आलोचकों ने पाखंड कहा था, वो शायद आज हमें सराहनीय संयम और शालीनता लग सकता है। ये तो सोचने वाली बात है, खासकर आज के दौर से तुलना करें तो। हाँ, आज का दौर दिखावे का है, पर्सनैलिटी कल्ट का है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का हर पल दुनिया को दिखाने के लिए बेताब है। विक्टोरियन युग में एक निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच एक पर्दा था, एक तरह का संयम था। स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या हम उस संयम को खोकर कुछ अहम गवा बैठे हैं? और यही बात एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां शोहरत रातों रात मिलती है और खो जाती है, जहां हर कोई अपनी राय का ढिंडोरा पीटने को आतुर है, क्या साहित्य और गहरी सोच के लिए जरूरी वो एकांत, वो ठहराव और वो संयम कहीं हमेशा के लिए खो गया है?